गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम फिर हाजिर हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। जी बिल्कुल बच्चों, आज हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कुछ बेसिक बातें डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है जिससे बच्चे भागते हैं। यानी कि जैसे ही वो ट्रिग्नोमेट्री का नाम सुनेंगे वो बोलते हैं नहीं, बोरिंग चैप्टर है, मुझे समझ नहीं आता, मैं इसको करना नहीं चाहता। ठीक है ना, ऐसा बहुत बच्चों को बोलते देखा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस कहाँ आता है, हमारे पढ़ने के मेथड में। ठीक है ना, हमारे जो पढ़ने का तरीका होता है, हम इस चैप्टर के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ते, जिसकी वजह से हमें ये चैप्टर थोड़ा सा टफ लगता है, लेकिन है सबसे ज़्यादा ईजी। तो इसी के लिए मैं आज आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग मेथड लेकर आया हूँ, जिस मेथड की हेल्प से आप ट्रिग्नोमेट्री के अंदर लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम फेस नहीं करोगे। ठीक है ना। अभी आज हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का पहला जो हमारे पास जो बेसिक है, ये बेसिक की क्लास आप लेकर चलिए, क्योंकि यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कंसेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। ये बेसिक कंसेप्ट किस लिए ज़रूरी होते हैं, क्योंकि देखा गया है कि बच्चा क्या करता है, पहले ही फर्स्ट क्वेश्चन की ओर भागता है, लेकिन उसके बेसिक कंसेप्ट के बारे में डिस्कस नहीं करता वो। ठीक है ना टीचर से करता है, ना खुद समझने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से वो क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम बढ़ती बढ़ती उससे क्वेश्चन नहीं निकलते। तो उसी की वजह से आज एक बार आप इस क्लास को अटेंड कीजिए, उसके बाद मैं आपको गारंटी देता हूं कि ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन आपके सामने कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होगी। हर एक क्वेश्चन आपके बिल्कुल ईजिली तरीके से आप निकाल पाओगे। ठीक है ना। तो देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे बेटा ट्रिग्नोमेट्री। आई मीन व्हाट इज़ ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअली में है क्या। ठीक है ना, क्योंकि अगर ट्रिग्नोमेट्री के बारे में ही नहीं पता चलेगा, उसकी डेफिनेशन नहीं पता चलेगी, तो इसके बारे में आगे क्या पढ़ेंगे हम। तो बेटा ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट प्रोवाइड्स रिलेशन बिटवीन साइड एंड एंगल ऑफ ट्रायंगल। ठीक है ना, बड़े ध्यान से दोबारा सुनिए, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स that provide a relation between side and angle of triangle। ठीक है ना, ट्रायंगल के साइड और एंगल के रिलेशन को बताता है ट्रिग्नोमेट्री। ये शायद ये डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई है। इसके बारे में और थोड़ा सा ज़्यादा जानकारी दे देता हूँ। जो ट्रिग्नोमेट्री है वो बेसिकली 3 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। ठीक है ना, वो कौन कौन से हैं हमारे पास। फर्स्ट वर्ड इज ट्राई, सेकंड गॉन, थर्ड मेट्रॉन। ट्राई मीन्स होता है 3, गॉन मीन्स होता है साइड, और मेट्रॉन मीन्स होता है मेजर। 3 साइड्स की मेजरमेंट। ठीक है ना, और जो ये 3 साइड हैं, इन 3 साइड्स के इनक्लोज रूप को हम क्या कहते हैं, ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है ना, इन 3 साइड्स के इनक्लोज ग्रुप को हम क्या कहते हैं, ट्रायंगल कहते हैं। ये बात शायद आपको क्लियर हो गई है। आगे हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि यहां पर हमें ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पता होना चाहिए कि एक्चुअली में ट्रिग्नोमेट्री है क्या। ठीक है ना, जिसको डेफिनेशन नहीं क्लियर होगी तो वो आगे कैसे समझ पाएगा। आप अब अच्छे तरीके से जान चुके हो भी ट्रायंगल के साइड और एंगल के रिलेशन के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, और वही साइड और एंगल का जो थोड़ा सा खेल आगे चलेगा, उसके बाद आसानी से आप इस चीज़ को समझ पाओगे। ठीक है ना, तो आगे हम चलते हैं। अभी हम डिस्कस करते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशो के बारे में। अभी हम डिस्कस करते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशो के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री रेशो देखिए, बड़े ध्यान से देखना है। जैसे ही आपने मतलब ये चैप्टर को जैसे कभी पढ़ा है, कभी अपनी नोटबुक में देखा है या फिर बुक में, तो आपने इस तरीके से यहाँ पर जैसे लिखा देखा होगा, साइन ऑफ थीटा, कोस ऑफ थीटा, टेंजेंट ऑफ थीटा, कोसिकेंट ऑफ थीटा, सीकेंट ऑफ थीटा, कोटेंजेंट ऑफ थीटा। ठीक है ना, तो आपने ये बेसिक से जो फंक्शन है वो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर देखे होंगे, क्योंकि बेसिकली जो ट्रिग्नोमेट्री है इन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट रहती है। इन्हीं की हेल्प से हम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
तो यहाँ पर ये साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसिकेंट, सीकेंट, कोटेंजेंट, ये एक्चुअली में क्या है, ठीक है ना। यही हमारे पास क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशो, ट्रिग्नोमेट्री रेशो जिनको हम कहते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास वही टर्म होती है ट्रिग्नोमेट्री की, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब बात आ गई है थीटा की। थीटा एक्चुअली में है क्या, यहाँ पर थीटा क्या होता है, थीटा होता है द वैल्यू ऑफ एंगल, ठीक है ना। एंगल की वैल्यू हमारी क्या होती है, थीटा होती है। जैसे हम यहाँ पर ट्रेंगल ले रहे हैं, राइट एंगल ट्रेंगल, क्योंकि हम यहाँ पर राइट एंगल ट्रेंगल के ऊपर यहाँ पर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे सभी के सभी, ठीक है ना। वैसे मैं बेसिकली यहाँ पर एक एंगल ले लेता हूँ जिसका नाम लिया है मैंने थीटा लिया है, ठीक है ना। तो यही थीटा की वैल्यू, यही यहाँ पर जो एंगल है उसकी वैल्यू ही हमारा थीटा होता है, ठीक है ना। तो ये बात आपको समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आएगी तो फिर आप ट्रिग्नोमेट्री को इतने अच्छे तरीके से नहीं समझ पाओगे। तो मेरे साथ एक बार बोल दीजिए, जैसे साइन ऑफ थीटा, कोसाइन ऑफ थीटा, टेंजेंट ऑफ थीटा, कोसिकेंट ऑफ थीटा, सीकेंट ऑफ थीटा, कोटेंजेंट ऑफ थीटा, ठीक है। ये बेसिक से जो हमारे पास हम कह सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री के ये 6 योद्धाओं के बारे में हम बात करेंगे अभी, ठीक है ना। ये 6 योद्धा किस तरीके से क्या हमें बताते हैं, कहाँ तक हमें लेकर जाते हैं, लड़ कर कहाँ तक पहुँचते हैं, तो उन्हीं के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की बात चल रही है। अब एक्चुअली में साइन ऑफ थीटा है क्या, ठीक है ना। एक्चुअली में साइन ऑफ थीटा है क्या, ये बात है। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमने पढ़ा था, ट्रिग्नोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट प्रोवाइड द रिलेशन बिटवीन साइड एंड एंगल, ठीक है ना। तो साइड और एंगल का रिलेशन हम वो बताएगी। तो यहाँ से तो एक तो बात कन्फर्म है कि यहाँ पर हमने राइट एंगल ट्रायंगल जो ली है, यहाँ पर हम साइड और एंगल का मतलब कि रिलेशन यहाँ पर पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, क्या होगा, तो ये जो हमारे पास टर्म होती है, ये टर्म जो हमारे पास होती है साइन ऑफ, जैसे हमने जो थीटा की बात चल रही है, तो ये टर्म क्या होती है, ये टर्म किसके बराबर आती है, ये टर्म हमारी बराबर होती है द रेशियो ऑफ 2 साइड ऑफ अ ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल के 2 साइडों का रेशियो होता है, ठीक है ना। हो सकता है इसका और इसका रेशियो हो जाए, हो सकता है इस साइड का और इस साइड का रेशियो हो जाए, हो सकता है इस साइड का और इस साइड का रेशियो हो जाए, ठीक है ना। यानी कि हमारे पास जो ये हमने यहाँ पर जो टर्म जो नोट करके रखी है, ये टर्म जो हमारे पास है, जैसे साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसिकेंट, सीकेंट और ये कोटेंजेंट जो हमारे पास है, ये बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारे पास होते हैं ट्रायंगल की किन्हीं 2 साइडों के रेशियो के बराबर होते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पर हमने इन ट्रिग्नोमेट्री जो हमने ये रेशियो नोट कर रखे हैं, तो यहाँ पर आपको ये बातें पता होनी बहुत ज़रूरी है। थीटा क्या है, एंगल की वैल्यू हमारी थीटा होती है, ये आपको पता होना चाहिए अच्छे से। नेक्स्ट अब बात चली है राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि हम हमारा जो टोटली जो आज बेस कंसेप्ट होगा वो इसी के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में ही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम 1 मिनट हम राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि शायद पहले भी आपको पता हो इसके बारे में, लेकिन एक बार और इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल एक्चुअली में है क्या। ट्रायंगल की बात हमने पहले ही पढ़ी थी, जैसे 3 साइडों का जो इनक्लोज्ड लूप तैयार होता है, वहीं से हमारी कोई ट्रायंगल फॉर्म होती है। और एक ट्रायंगल के अंदर 3 एंगल हम पढ़ते हैं, यानी कि तीनों एंगलों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर ट्रायंगल की अगर बात करें, तो ट्रायंगल यहाँ पर एक एंगल 90 डिग्री का दिया हुआ है, तो इसी वजह से इस ट्रायंगल को हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। और जो बाकी के जो 2 एंगल बच चुके हैं, यानी कि बी एंगल हमारा क्या हो गया 90 डिग्री, एंगल ए और एंगल सी दोनों एक्यूट एंगल बनेंगे, यानी कि 90 से छोटे बनेंगे। समझ में आ गई है मेरी बात। तो अभी यहाँ पर जो रिलेशन हम अब पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना, तो यहाँ की अगर बात करें, जैसे साइन ऑफ थीटा की अगर बात करें, तो साइन ऑफ थीटा हमने यहाँ पर लेट कर लिया, कंसीडर ऐसे कर लिया। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा और डिस्कशन करेंगे कि एक्चुअली में राइट एंगल ट्रायंगल की साइडें हैं, 3 साइडें हैं, उनके भी नाम दिए गए हैं, क्योंकि मैथ के अंदर हर एक प्रॉब्लम के लिए अलग अलग सोल्यूशन तैयार किया गया है, ठीक है ना। उसके लिए आपको अलग डिफरेंट फॉर्मूले मिलेंगे, डिफरेंट प्रॉब्लम
डिफरेंट सोल्यूशन, ठीक है ना। तो इसी वजह से हमारे पास ये इस तरीके की हमारे पास मैथमेटिशियन के सामने ऐसी कोई प्रॉब्लम आई तो इसके लिए अपना अलग सोल्यूशन तैयार किया। और एक छोटी सी स्टोरी भी है, बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। जैसे ही आप क्लास में आगे चलोगे ना तो वो स्टोरी आपको बिल्कुल अच्छी लगेगी और आप बोलोगे कि हाँ बहुत इंटरेस्ट आया हमें इसको सीखने में, ठीक है ना। धीरे धीरे हम कंसेप्ट सीखते चले जा रहे हैं। पहले हमने ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन पढ़ी है, अब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में इस तरीके से डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर हमने 6 को डिस्कस कर लिया है, ठीक है ना। तो अब हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे। तो यहाँ पर बात चली, मैं इसको एक आप मान के चलिए कि मैंने अपने द्वारा एक कहानी बना के रखी है ये। तो ये कहानी किस तरीके से आगे काम चल रही है, कैसे बताई है मैथमेटिशियन ने। तो क्या हुआ कि जैसे राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गई तो उसके लिए उन्होंने कहा कि भाई अब राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, 90 डिग्री का एंगल बन गया। तो अब ये जो साइडें हैं, ठीक है ना, इन साइडों को क्या बोल रहे हम, ठीक है ना। तो क्या बोल रहे हम इन साइडों को, जैसे ये ए बी साइड है इसको क्या बोल रहे हैं, ठीक है ना। जो बी सी साइड है इसको क्या बोल रहे हैं, जो ए सी साइड है इसको क्या बोल रहे हैं। आपको मतलब कि आपके बेस के लेवल के अकॉर्डिंग ही बताऊंगा, ज़्यादा डीपली हम इतना डिस्कस नहीं करेंगे ताकि आप की कन्फ्यूज़न है वो ज़्यादा बढ़ने नहीं दी जाए, क्योंकि कन्फ्यूज़न का सोल्यूशन हमने यहाँ पर निकालना है और ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं करना है। तो बिल्कुल जितना आपके लिए ज़रूरी है आपकी क्लास के अकॉर्डिंग उतना ही आपको बताया जाएगा। जैसे ए बी हो गया, ए बी को क्या बोल रहे हैं, बी सी हो गया, बी सी को क्या बोल रहे हैं, और ए सी हो गया, ए सी को क्या बोल रहे हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग मैथमेटिशियन ने बताया कि ए बी को हम बोलेंगे यहाँ पर क्या, पी, पी यानी कि हम इसको डिनोट करेंगे परपेंडिकुलर से, ठीक है। 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है ना। जहां पर भी ये दोनों साइडें टिकी हुई हैं, मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है, तो उसको हम बोल देंगे बेस, ठीक है ना। और जो एसी है इसको हम बोलेंगे हाइपोटेनियस। समझ में आ गई बात। ये आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप एक चीज़ मान के चलिए, यहाँ पर आपको एक 90 डिग्री का एंगल जरूर दिया जाएगा क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल दी गई है। तो यहाँ पर हमारे पास 2 जगह एंगल फॉर्म होंगे, एक तो एंगल सी फॉर्म हो रहा है और एक एंगल ए फॉर्म हो रहा है। जब भी आप थीटा लोगे एंगल सी पर, कहाँ पर, यहाँ पर सी पर अगर आपने थीटा लिया है तो बिल्कुल थीटा के सामने वाली जो साइड होगी, थीटा के सामने वाली जो साइड होगी वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी। थीटा के सामने वाली साइड हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। और जो यहां से मिलती हुई ये साइड, जो लाइन यहां पर जा रही है, ये बेस होगा, और जो हाइपोटेनियस है आपका वो कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। अगर थीटा चेंज होगा, यहां से अगर आप थीटा चेंज करोगे तो साइड चेंज होगी, लेकिन हाइपोटेनियस आपका बिल्कुल सेम रहेगा। हाइपोटेनियस कभी भी चेंज नहीं होगा। बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो सकते हैं थीटा के साथ। पहली बात आपने सिर्फ यही याद रखनी है कि अगर हमारे पास, अगर थीटा आपका यहां पर लिया गया है, सी पर लिया गया है, तो आपके थीटा के बिल्कुल सामने वाली जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी। ये बात आपने बड़े ध्यान से याद रखनी है, क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज कहां होते हैं, वो ये नहीं पता कर पाते कि अगर एग्जामिनर क्या करता है, थीटा चेंज कर देता है, थीटा चेंज करने के बाद साइडों में थोड़ा चेंज आता है, और बच्चा वैसे पहले जैसे उसने पढ़ा है, देखा है, तो उसी के हिसाब से वो साइडें लेकर करके क्वेश्चन आता है। उस बच्चे के अकॉर्डिंग ठीक, एग्जामिनर के अकॉर्डिंग गलत है वो क्वेश्चन। वही चीज हमने अच्छे से पढ़नी है कि यहां पर अगर आपका थीटा यहां पर लिया गया है तो आपके बिल्कुल थीटा के सामने वाली साइड आपकी परपेंडिकुलर होगी, ये वाली साइड बेस होगी, और ये हमारे पास क्या होगी, हाइपोटेनियस होगी। ये थोड़ा सा मैंने राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में आपको बताया है, ठीक है ना। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी इन साइडों का, और जो हमारे पास ये टर्म है, यानी मैंने पहले बताया था कि हमारे पास 2 साइडों का रेशो, यानी कि इसका और इसका रेशो हमारे इन सभी फंक्शंस के बराबर आएगा, इन सभी टर्म के बराबर आएगा। तो वो रेशो किस तरीके से हम याद करें कि किस टर्म का किस साइड के साथ मतलब कि हमारे पास रिलेशन बन रहा है,
ठीक है ना। जैसे साइन ऑफ थीटा है वो किसके बराबर आएगा, कौन सी दो साइडों के रेशो के बराबर आएगा, ये चीज़ याद करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। धीरे धीरे हम स्टेप के अकॉर्डिंग हम बेसिक चीज़ों की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सा और बहुत सिंपल सी एक लाइन आपको याद करवाऊंगा। डायरेक्ट नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट आपको याद नहीं होंगे, ठीक है ना। आप हो सकता है अभी के लिए याद हो जाएं, लेकिन हो सकता है कि आप थोड़े से 10 दिन बाद 15 दिन बाद आप भूल जाएं इस चीज़ को। लेकिन हम ऐसे बिल्कुल नहीं करेंगे, हमें परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए। तो उसके लिए परमानेंट हमारे पास एक लाइन है जो हमारी हेल्प करेगी, जिससे हम क्या करेंगे, ये जो रेशो बन रहा है साइडों का और इनका आपस में जो इक्वल आएंगे, साइन ऑफ थीटा के, कोसाइन ऑफ थीटा के, टेंजेंट ऑफ थीटा के, ठीक है ना, कोसिकेंट ऑफ थीटा के, सीकेंट ऑफ थीटा के और कोटेंजेंट ऑफ थीटा के, किसके कौन सा रेशो किसके बराबर आएगा, वो बड़े ध्यान से देखते हैं। देखिए बच्चों, बड़े ध्यान से देखिए, एक लाइन याद करनी है। आपके पास अगर नोटबुक है तो वो लाइन नोटबुक में लिख लीजिए, अदरवाइज आपके दिमाग की परमानेंट मेमोरी में वो लाइन लिख लीजिए। वो लाइन क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। इस तरीके से आपने इस लाइन को याद करना है। एक बार मेरे साथ बोल दीजिए, फिर मैं लिखने का तरीका आपको बताऊंगा। क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो यहां पर हमारे पास लिखने का तरीका ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर हमारा पूरा 8.1 यहीं पर खत्म हो जाएगा, ये मान के चलिए। पंडित का पी, पंडित बद्री का बी, पंडित बद्री प्रसाद का पी, पहला मैं यहां पर लेटर ले रहा हूं, ठीक है ना। पंडित बद्री प्रसाद हर का एच, हर का एच और बोले का बी। लास्ट में एक लाइन और बोली थी, सोना चांदी तोले। तो यहां पर क्या हो गया, सोना चांदी तोले। ये देखिए, इस तरीके से आपने इसको लिखना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो इस तरीके से हमारी एक टेबल तैयार हो जाती है, ठीक है ना, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपको जब ये ट्रिग्नोमेट्री का जो ये बेसिक कंसेप्ट सीखना है उसके अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये जो लेटर मैंने लिख रखे हैं एस सी टी पी बी एच, ये जो भी लेटर हैं इनका एक्चुअल में मतलब क्या है। तो यहाँ पर जो हमारे पास बेटा पी है, मैंने पहले ही ट्रायंगल के अकॉर्डिंग बता रखा है सब कुछ। पी किसके लिए था, परपेंडिकुलर के लिए। बी किसके लिए है, बेस के लिए। पी किसके लिए, परपेंडिकुलर के लिए। एच किसके लिए, हाइपोटेनियस के लिए। एच किसके लिए, हाइपोटेनियस के लिए। बी किसके लिए, बेस के लिए। और जो हमारा एस है वो हमारा होगा साइन ऑफ थीटा, सी कोस ऑफ थीटा, टी टेंजेंट ऑफ थीटा के बराबर होता है, ठीक है ना। ये चीज आपने बड़े अच्छे तरीके से ध्यान में रखनी है, क्योंकि अगर आपको ये चीज ध्यान में नहीं है तो आप फिर आगे क्वेश्चन नहीं निकाल सकते। आप इसको डायरेक्ट याद कीजिए या इसको ऐसे समझ लीजिए, लेकिन ये आपको कंफर्म क्लियर होनी चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए एक बार दोबारा से बता देता हूं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ठीक है ना। पंडित का पी, बद्री का बी, प्रसाद का पी, हर एच बोले बी, एस सोना, सी कोस थीटा यानी कि चांदी यानी कि टेंजेंट थीटा हमारे पास तोले। इस तरीके से आपने इसको याद करना है, बहुत इजी है आपके लिए और मुझे लगता है कि शायद याद भी हो गई होगी, ठीक है ना। तो अब बेसिक सी बात है कि जो हमारे पास साइन ऑफ थीटा है वो किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, यानी कि रेशो होगा किसका, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का। कोस थीटा किसके बराबर होगा, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। ये रेशो किसके बराबर होगा, बेस का और हाइपोटेनियस का। टेंजेंट थीटा, टेंजेंट ऑफ थीटा, ये किसके बराबर, ये किसके रेशो के बराबर होगा, परपेंडिकुलर का और बेस का, ठीक है ना। ये आपने इस तरीके से याद करने हैं। ये बहुत आसान सी टेबल मैंने बनाई है, साइन थीटा इज इक्वल टू रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस, कोस थीटा बेस एंड हाइपोटेनियस, टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर एंड बेस। ये बस याद करना है और ऐसे ही हम इसको लिखेंगे कि हमारे पास साइन थीटा किसके बराबर हो गया, P/H यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस
हाइपोटेनियस के बराबर। कोसाइन ऑफ थीटा यानी कि कोसाइन ऑफ थीटा ये किसके बराबर आ गया, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। ठीक है ना, एक बात ध्यान रखना, ये हमारे पास बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, कौन सा बेस कौन सा परपेंडिकुलर, ठीक है ना, ये हमारे पास बड़े ध्यान से देखें, ये जो मैंने थीटा यहाँ पर लिया है बेटे, तब जाकर हमारा ये परपेंडिकुलर बना है और ये बेस बना है। मैंने पहले ही बताया थीटा के बिल्कुल सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी और यहाँ उससे जो साइड मिल रही है वो क्या होगी, बेस। ये बात आपने बस ध्यान रखनी है, ठीक है ना, और कुछ भी ध्यान नहीं रखना। थीटा के बिल्कुल सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी और यहां से जो साइड इससे मिल रही है वो बेस होगी, हाइपोटेन्यूस आपका सेम रहेगा, ठीक है ना। तो यहां पर हमारे पास टेंजेंट ऑफ थीटा P बाय B यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस के बराबर होता है। यहां पर हम अगर बात करें कोसाइन ऑफ थीटा, ये देखो ये जो मैंने एक वीडियो डाली है यहाँ पर, इससे पहले जो टेबल की वीडियो डाली है, ठीक है ना, उसके अंदर हमने इनके बारे में पढ़ा था, ठीक है, कि इनका आपस में क्या रिलेशन बनता है। साइन का कोसिकेंट के साथ क्या बनता है, कोस थीटा का सेकेंड थीटा के साथ क्या बनता है, टेंजेंट थीटा का कोटेंजेंट थीटा के साथ क्या बनता है, ठीक है ना। तो अब आपने क्या करना, जैसे साइन ऑफ थीटा, कोसाइन ऑफ थीटा, टेंजेंट ऑफ थीटा, यानी हम एक बेसिक सी मैं बात बता देता हूँ, यहीं पर बता देता हूँ, दोबारा से रिपीट कर देते हैं यहीं पर। जैसे हमारे पास क्या है, साइन ऑफ थीटा होता है बेटे, साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कोसिकेंट ऑफ थीटा, ठीक है ना, यानी कि कोसाइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1 बाय सीकेंट ऑफ थीटा, टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कोटेंजेंट ऑफ थीटा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास इस तरीके से होते हैं, ठीक है ना। हम कह सकते हैं भाई इसका रेसिप्रोकल कोसिकेंट थीटा के बराबर आएगा, यानी कि अगर साइन ऑफ थीटा P बाई H दे रखा है, क्योंकि हमें या तो सिर्फ 3 ही करने हैं, बाकी के 3 तो इनके रेसिप्रोकल हैं। आपको सिर्फ ये बात ध्यान रखनी है कि कौन सा किसका रेसिप्रोकल है। साइन थीटा का रेसिप्रोकल है कोसिकेंट थीटा, कोसाइन ऑफ थीटा का रेसिप्रोकल क्या बनेगा, सीकेंट ऑफ थीटा, टेंजेंट ऑफ थीटा का रेसिप्रोकल क्या बनेगा, कोटेंजेंट ऑफ थीटा। जैसे हमारे पास साइन ऑफ थीटा P बाई H है, तो हमारे पास कोसिकेंट थीटा क्या होगा, H बाई P, यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर। यहां पर हमारे पास कोसाइन ऑफ थीटा क्या है, B बाई H, तो सीकेंट क्या होगा, इसका उल्टा बिल्कुल, यह हो जाएगा H बाई B, ठीक है ना। टेंजेंट ऑफ थीटा किसके बराबर है, P बाय B, तो कोटेंजेंट ऑफ थीटा किसके बराबर आ जाएगा, B बाय P, यानी कि बेस बाय परपेंडिकुलर, ठीक है ना। ये चीज ध्यान रखनी है, क्योंकि इससे ज्यादा आपको कहीं भी, मतलब कि अगर आपको ये चीज क्लियर है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि बच्चों को सबसे ज्यादा तो यही नहीं याद होते, ठीक है ना, कि ये किसके साइन ऑफ थीटा किसके बराबर होता है, P बाई H के बराबर होता है। यहीं पर कंफ्यूजन ज़्यादा होती है, और उसी के लिए मैंने आपको एक लाइन बताई थी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ठीक है ना। इस तरीके से मैंने बताया था आपको, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। एग्जाम के अंदर भी कितने सेकंड लगेंगे, 1 2 या 3 सेकंड के अंदर आराम से लिख सकते हो आप इसको, कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, आपको आराम से पता चल जाएगा भी साइन ऑफ थीटा हमारा किसके बराबर होता है और कोस ऑफ थीटा किसके बराबर होता है, टेन ऑफ थीटा किसके बराबर होता है, कि कौन सी 2 साइडों के रेशियो के बराबर होता है। ये चीज़ आपने बस ध्यान रखनी है यहाँ पर, ठीक है ना। आई होप कि मैंने जो अभी तक आपको समझाया है वो आपके लिए आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। अब मैंने पहले ही एक बात पर जोर दिया था कि भाई थीटा के सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर, ठीक है ना, और थीटा से यहाँ पर क्या है, बेस। अब एग्जामिनर ने पहले थीटा यहाँ दे रखा था, अब वो क्या करेगा, अब बिल्कुल बड़े ध्यान से आप नेक्स्ट कंसेप्ट को समझिए, ठीक है ना। नेक्स्ट कंसेप्ट को बच्चे बिल्कुल ध्यान से समझिए। अभी मैं जो बात आपको समझाने जा रहा हूँ वो बात बड़े ध्यान से समझनी है। अब एग्जामिनर ने क्या किया, एग्जामिनर ने थीटा दे दिया यहाँ पर, क्या दे दिया एग्जामिनर ने, थीटा यहाँ पर दे दिया है। तो अब थीटा यहाँ पर आने के बाद बच्चे तो वही सोचेंगे, बच्चों को तो ये था भी यहाँ पर हमारे पास क्या बन रहा है, यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बन रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास ये परपेंडिकुलर वही बनेगा। ध्यान उनका जाता नहीं थीटा पर, यहीं पर एग्जामिनर बच्चों को क्या कर लेता है, पकड़ लेता है। भी पकड़ा गया अब तो नंबर कटेंगे, क्योंकि उसने क्या कर दिया, थीटा यहाँ पर
नोट कर दिया, तो उसके बाद ट्रायंगल में कुछ बदलाव होंगे जो बच्चे को याद नहीं रहे। लेकिन मैंने पहले ही बताया है कि आपने एक ही चीज को बड़े ध्यान से देखना है कि थीटा के बिल्कुल सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होगा। यहां पर थीटा था, इसके सामने वाला साइड परपेंडिकुलर था। यहां पर थीटा है तो यहां पर थीटा है तो इसके सामने वाला साइड क्या होगा, अब ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है ना, और इससे बिल्कुल साइड में ये जो लाइन है ये हमारी बेस बन जाएगी। ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सीखने के लिए। और मैंने पहले ही बताया था कि हाइपोटेनियस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, थीटा कुछ नहीं बिगाड़ सकता हाइपोटेनियस का। ये बेचारे दो गरीब से हैं, ठीक है ना, यहाँ पर ये जो परपेंडिकुलर और ये जो बेस हैं ये गरीब से हैं बेचारे, ठीक है ना। इनको कोई जो थीटा है तंग करता रहता है, कभी यहाँ पर बैठ जाएगा, इसको यहाँ भेज देगा इसको, यानी कहने का मतलब, लेकिन जो हाइपोटेनियस है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि जब थीटा यहाँ पर चेंज हो रहा है तो हमारी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर भी कुछ ना कुछ बदलाव हो रहे हैं। ये बात आपने ध्यान में रखनी है, क्योंकि थीटा के सामने वाली साइड हमारी परपेंडिकुलर होगी, ठीक है ना, और यहां पर हमने बेस इससे बिल्कुल मिलता इस तरीके से। तो आपने क्या करना है, ये बातें ध्यान रखनी है, इससे तो अलग कुछ नहीं पूछेगा आपका यहाँ से तो, ठीक है ना। उसके बाद मैं कुछ और चीज़ें भी बताऊंगा आपको कि कहाँ कहाँ पर और हमने मतलब कि प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, ठीक है ना। तो लेकिन अभी के लिए तो हमने जितना भी शायद अभी तक मैंने बेसिक डिस्कस किया है उसके अकॉर्डिंग आपको सब कुछ समझ आया होगा, ठीक है बच्चों। तो अभी हमने यहाँ पर ये रेशो के बारे में डिस्कस किया, थीटा क्या होता है, वैल्यू ऑफ एंगल, जो राइट एंगल ट्रायंगल के किन दो साइडों के रेशियो के बराबर होंगे हमारे ये, इनके बारे में हमने अच्छे से डिस्कस किया है। एक अच्छी सी लाइन हमने याद कर ली, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। लिखने का तरीका आपका अच्छा होना चाहिए, किस तरीके से सीक्वेंस में लिखी जाती है, ठीक है ना, वो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। तो ये चीज़ें हमने पता की। अब एक हमारे पास जो एक लास्ट और जो एक कंसेप्ट बनता है वो मैं एक इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ आपको बताता हूँ, जो मैंने पहले ही बताया था कि मैं एक स्टोरी आपको सुनाऊंगा जो कि ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड होगी, उससे हम पता करेंगे एक्चुअली में हुआ क्या। भाई एक ऐसे मान के चलिए कि जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने क्या किया, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जब वो मतलब कि स्टडी कर रहे थे तो उनको राइट एंगल ट्रायंगल मिली, राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर दी मैथमेटिशियन ने। तो राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करने के बाद उन्होंने देखा कि भाई दो साइडें मुझे मिल गई, ये साइड मुझे मिल गई 3 और ये साइड मुझे मिल गई 4, ठीक है ना। ये साइड 4 है और ये हमारे पास 3 है, ठीक है ना। तो अभी क्या हुआ, अब तीसरी साइड कैसे निकाले, ठीक है ना। मैथमेटिशियन को ना कुछ नहीं मतलब कि ध्यान में आया। भाई जो इसके ऊपर रिसर्च कर रहे थे, जो इसके ऊपर मतलब कि जो कंसेप्ट तैयार कर रहे थे, ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, और ये जो राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास थी, क्या हुआ कि भाई हमें ना तीसरी साइड निकालने का नहीं कंसेप्ट ध्यान आया, ठीक है ना, सब कुछ कंफ्यूज, ठीक है ना। भाई आगे क्या करें, तीसरी साइड कैसे निकालें, दो साइडें तो हमारे पास दी गई हैं, दो साइड तो मिल गई हैं हमें, तीसरी साइड में कैसे निकालूं। ये एक स्टोरी के रूप में है, मान के चलिए। उसके बाद क्या हुआ, उनको कहीं से पता चला कि पाइथागोरस नाम का ऐसा एक मैथमेटिशियन है जो मतलब कि मैथ के बारे में रिसर्च करता रहता है, मैथ के बारे में कुछ ना कुछ मतलब कि नई नई चीज़ों के ऊपर मतलब कि वो अपने लॉज वगैरह देते हैं, ठीक है ना। तो क्या हुआ कि भाई उन्होंने क्या किया, उनके पास गए, पाइथागोरस के पास गए, बोला भाई ऐसी बात है, ठीक है ना, कि भाई हमारे पास ना ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और पाइथागोरस जी राइट एंगल ट्रायंगल की हमारे पास दो साइडें, तीसरी साइड नहीं निकालनी आती, आपसे रिक्वेस्ट है, हमें पता चला है और हम बड़ी दूर से आए हैं, थके हारे हैं, बड़ी दूर से आए हैं, ठीक है ना, और एक आस लेकर आए हैं कि आप हमारी तीसरी साइड निकलवा दो। तो पाइथागोरस बोला भाई हाँ, इसका तो सोल्यूशन मैंने पहले से ही रेडी करके रखा है। तो वो खुश हो गई, अरे वाह, हम यहाँ पर इतनी दूर से मेहनत करके आए हैं तो हमारी मेहनत वसूल हो गई। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जल्दबाजी की, उन्होंने कहा भी अभी बताओ बताओ। तो पाइथागोरस ने पहले कहा भी आप सुन तो लीजिए, ठीक है ना, कि आपने जो राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है ना। तो उसके बाद पाइथागोरस ने क्या बताया इसके बारे में, तो पाइथागोरस ने उनको आपस में यहाँ पर ऐसे बैठा लिया और खुद खड़े होकर बोले, और उन्होंने राइट एंगल ट्रायंगल को ऐसे बनाया। उनकी जो यहाँ पर यहाँ की साइड 3 ले रखी थी, AB 3 है, 3 सेंटीमीटर है, BC 4 हमारे पास है। तो उन्होंने कहा भी आप AC पर अटके हुए हो और मुझे AC का सोल्यूशन पता है। तो खुश हो गए। तो उन्होंने कहा कि देखिए मैंने इसका एक ऐसा सोल्यूशन तैयार किया है, भाई आज ऐसा सोल्यूशन तैयार करेंगे हम कि भविष्य के अंदर
कभी भी कोई भी बच्चा मतलब कि अगर 2 साइडें गिवन है, ठीक है ना, तो वो तीसरी साइड आराम से निकाल सकता है, या फिर कोई कंडीशन दे रखी होगी, ठीक है ना, जिसमें वो दोनों 2 साइडें भी आराम से निकाल लेगा। हम एक ऐसा परमानेंट सोल्यूशन देकर जाएंगे बच्चों को। तो उस परमानेंट सोल्यूशन का हमें नाम दिया गया था पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना। उस परमानेंट सोल्यूशन का नाम दिया गया था पाइथागोरस थ्योरम। तो वो थ्योरम थी क्या, पाइथागोरस ने बताया, ठीक है ना। सभी अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके बैठे हैं, ठीक है ना, बोर्ड की तरफ देख रहे थे, पता नहीं क्या लिखेगा। तो वो सोल्यूशन क्या था, आप भी देखिए, इंटरेस्टिंग है। पाइथागोरस ने क्या सोल्यूशन दिया था कि जब हमारे पास 2 साइडें हैं और तीसरी साइड हमने निकालनी है, तो वो, क्योंकि उन्होंने पहले से ही बता दिया था कि हमारे पास जैसे थीटा यहाँ लेकर उन्होंने पहले से बता दिया था कि ये थीटा के सामने वाली जो साइड होगी, ये मैंने स्टोरी के रूप में समझाया है आपको, ये मैंने अपने आप ही बनाई है, ठीक है ना। इसको मतलब ये मत सोचना कि कहीं किसी नोटबुक में ऐसा कुछ लिखने को मिलेगा। ये सिर्फ मैं इसलिए बता रहा हूँ कि राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पाइथागोरस ने जो अपनी थ्योरम दी थी वो किस प्रकार थी, ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये तो हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर, और ये क्या है, बेस, और ये क्या है भाई, हाइपोटेनियस। इसके बारे में नहीं पता था, मान के चलो उनको, ठीक है ना। इसी के बारे में पाइथागोरस ने क्या कहा था, पाइथागोरस ने अपनी थ्योरम दी थी, ठीक है ना, राइट एंगल ट्रायंगल की, ठीक है ना, तीनों साइडों का आपस में रिलेशन बताया था, ठीक है ना। पाइथागोरस ने क्या कहा कि मैं आपको राइट एंगल ट्रायंगल की ये जो तीनों साइडें हैं, बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, इन तीनों के आपस में रिलेशन के बारे में बताऊंगा कि इन तीनों साइडों का आपस में क्या रिलेशन है, और उसी रिलेशन को नाम दिया गया था पाइथागोरस थ्योरम। तो वो रिलेशन क्या था कि h का स्क्वायर मीन्स हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर, यानी कि p क्या है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, प्लस में b का स्क्वायर, दैट मीन्स बेस का स्क्वायर, ठीक है ना। सभी खुश हो गए, अरे वाह, ये तो मतलब कि गजब हो गया, चमत्कार हो गया, पाइथागोरस जी आपने तो मतलब कि बहुत बड़ा उपकार किया है। लेकिन एक्चुअल में उन्होंने अपना कर्तव्य यानी कि अपनी ड्यूटी दी थी, क्योंकि वो एक मैथ के ऊपर कह सकते हैं कि बहुत बड़े मैथमेटिशियंस रहे हैं, ठीक है ना, जिन्होंने अपना ये थ्योरम जो दी है, ठीक है ना। तो उस ड्यूटी के अकॉर्डिंग एक ऐसी थ्योरम हमें देकर चले गए हैं जिसका हम यूज़ कर रहे हैं आज भी, और आने वाले समय में भी बहुत सी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम का सलूशन हमें मिलता है इस थ्योरम से, ठीक है ना। तो उसके लिए तो जितना भी हम थैंक यू बोले उनका उतना ही कम है, ठीक है ना। तो आप ये मानकर चलिए। तो उन्होंने बताया था कि राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो तीन साइडें हमारे पास जो होती हैं, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और बेस, तो उसके बाद इन्होंने बताया था, पाइथागोरस ने बताया था कि मैं आपको इन तीनों साइडों के आपसी रिलेशन के बारे में बताऊंगा। तो उन्होंने यही बात बोली थी कि अगर आप हाइपोटेनियस का स्क्वायर करते हो, अगर आप हाइपोटेनियस का स्क्वायर करते हो तो वो किसके बराबर आएगा, बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर आएगा। तो यही बात पाइथागोरस ने बताई थी। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, लेकिन हमें तीसरी साइड निकाल कर दिखाओ, तीसरी साइड कैसे निकलेगी। तो तीसरी साइड निकालने का सलूशन पाइथागोरस ने कैसे दिया था कि आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी है। तो इसी के लिए आप क्या करोगे, एच हमारे पास क्या दे रखा है बेटे, AC, ट्रायंगल के अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल ABC, जो ट्रायंगल ABC हमारे पास दी गई है, ठीक है ना। इसमें जो हाइपोटेनियस है वो क्या दे रखा है, AC इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना दे रखा है, परपेंडिकुलर दे रखा है 3 सेंटीमीटर, प्लस में बेस कितना दे रखा है, बेस दे रखा है 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। उन्होंने वैल्यू पुट कर दी। तो उन्होंने बताया कि AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 3 जा 9 प्लस 4 4 जा 16, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 9 कितना हो गया 25। तो यहाँ पर पहले ही हमें पता है कि इक्वल से पहले कोई चीज़ स्क्वायर है तो इक्वल के बाद वो अंडर रूट में चेंज हो जाती है। तो हम इसको अंडर रूट में चेंज कर लेंगे। और मैंने पहले जो हमारी लास्ट जो वीडियो है ट्रिग्नोमेट्री जो टेबल हमने सिखाई थी उसके अंदर आप जाकर देखें, मैंने अंडर रूट से बाहर वैल्यू निकालना भी सिखाया है। तो उसके अंदर लिखा है AC इज इक्वल टू, क्योंकि स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो जाता है, कैंसल। स्क्वायर क्या बन गया 5 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो गया बेटे, कैंसल। तो AC क्या आ गया हमारे पास 5। तो ये बात पाइथागोरस ने यहाँ पर प्रूफ करके दिखा दी थी, ठीक है ना। और ये बात प्रूफ भी है, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर कितना है हमारे पास, अगर आप यहाँ पर 5 रखोगे,
ठीक है ना। AC की वैल्यू कितनी आई है 5। तो ये प्रूफ कैसे किया था, उन्होंने रिलेशन क्या बताया था कि हमारे पास हाइपोटेन्यूज का जब स्क्वायर करते हैं तो वो बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के बराबर आता है। तो इस चीज़ को प्रूफ भी करके दिखाया उन्होंने कहा कि AC यानी कि हाइपोटेन्यूज कितना आया 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास बेस प्लस परपेंडिकुलर 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर। 5 5 जा कितना आ गया भाई 25, 3 3 जा कितना आ गया 9 और 4 4 जा 16। तो ये हमारे पास यहाँ पर भी ये बात पाइथागोरस ने प्रूव की थी। उसके स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर आएगा, उनके बेस के स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के बराबर आएगा। तो बच्चों ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कुछ बेसिक बातें थी। आई होप जो मैंने आपसे पहले बोला था कि जब आप इस क्लास को अटेंड करोगे तो आपकी बहुत सी प्रॉब्लम का सलूशन मिलेगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, आपको जो कुछ मैंने वीडियो के अंदर समझाया वो अच्छे तरीके से समझ भी आया होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।